गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों आप सभी को पता ही है कि ALPCVT 2 की दोस्तों बेसिक साइंस की जो है आपकी क्लासें आपको मिल रही हैं, यानी आपका जो है सिलेबस वो आपका दोस्तों चल रहा है। और आज जो दोस्तों बेसिक साइंस का जो आपका टॉपिक है दोस्तों ALPCVT 2 का, वो है दोस्तों वायु प्रदूषण, जो कि दोस्तों बेसिक साइंस से रिलेटेड आज आपका अंतिम यानी दोस्तों लास्ट जो है टॉपिक है। ये टॉपिक है दोस्तों आपका वायु प्रदूषण। और दोस्तों इसमें हम पढ़ने वाले हैं जितनी भी आपकी गैसें होती हैं, जितनी भी आपकी जहरीली गैस होती हैं जो वायु को प्रदूषण करती हैं, जैसे भी तत्व होते हैं जो वायु को प्रदूषण करते हैं, हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं, उन सारी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके दोस्तों। सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है, आपको यही पता होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, वीडियो पर आपको लास्ट तक जरूर बने रहना है, एक एक पॉइंट को देखना है, समझना है। और दोस्तों पेन कॉपी उठा लीजिए अपने और नोट्स बनाते रहिए, जो कि मैं आपके लिए रेगुलर कहता हूँ। क्योंकि दोस्तों देखिए, नोट्स बना के आपको ऐसा नहीं है नोट्स बना के रख दिए, नोट्स बना के रिवाइज भी करना है उन्हें, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। क्योंकि दोस्तों आपके पास समय ज़्यादा है नहीं। और मैं आपको बता दूं तो दोस्तों लगभग दोस्तों आपका फरवरी जो है लास्ट है, दिसंबर आपका निकल ही चुका है, लगभग दोस्तों आधा महीना निकल चुका है। और जनवरी और फरवरी मात्र 2 महीने आपके पास हैं। 2 महीने में दोस्तों आपको देखिए बेसिक साइंस भी करनी है, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो भी करनी है, ट्रेड भी करनी है अपनी। तो दोस्तों देखिए समय जो है दोस्तों बहुत कम है। तो दोस्तों हाथों हाथ जैसे कि आप नोट्स बनाएं और हाथों हाथ दोस्तों उन्हें रिवाइज जरूर करते जाएं, ताकि आपको बाद में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और जो स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करना जरूर है दोस्तों, शेयर करना है अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो। और वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहना है दोस्तों, नोट करते हुए चलना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आपका टॉपिक है दोस्तों आपका वायु प्रदूषण, यानी हमारे वातावरण में यानी पर्यावरण में जो सारी चीज़ें हमारे वायु को, हमारे वातावरण को जहरीला बनाती हैं, जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं दोस्तों वायु प्रदूषण। यानी वायु का दूषित होना ही दोस्तों वायु प्रदूषण कहलाता है। तो देखिए दोस्तों ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे वातावरण को ज़्यादातर प्रदूषित करती हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आप समझिए कि हमारे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन होती है दोस्तों, और 78% होती है नाइट्रोजन, और 1% में जो है अन्य गैसें आती हैं आपकी। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं 1% में जो आपकी गैसें हैं दोस्तों, जिनकी अगर मात्रा हमारे वायुमंडल में या फिर दोस्तों हमारे पर्यावरण में या हमारे वातावरण में ज़्यादा हो जाए तो वायु प्रदूषण करना स्टार्ट कर देती हैं। बाकी अन्य गैसें भी हैं, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वो 1% जो गैस है ना, पहले उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों आपके ऑर्गन है, जो कि 0.93% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। एक है दोस्तों आपकी जीनोन, जो कि 0.00009% पाई जाती है। एक है दोस्तों नियोन, जो कि 0.0018% पाई जाती है। एक है दोस्तों हाइड्रोजन, जो कि 0.00005% पाई जाती है। एक है दोस्तों आपकी हीलियम, जो कि दोस्तों 0.0005% पाई जाती है। एक है दोस्तों आपकी क्रिप्टोन, जो कि 0.0001% पाई जाती है। एक है दोस्तों आपकी CO2 यानी दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे वायुमंडल में दोस्तों 0.038% पाई जाती है। हालांकि हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीजन के बारे में। सारी जो हैं गैसें हैं इंपॉर्टेंट हैं, जो पदार्थ हैं दोस्तों जो वायु प्रदूषण वायु को हमारे को जहरीले बनाते हैं। ये जितने भी तत्व हैं जो जहरीले होते हैं, जो हमारे वायुमंडल को जहरीला बनाते हैं, हमारे वायु को जहरीला बनाते हैं, हमारे वातावरण को जहरीला बनाते हैं, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आपको याद रखना है कि रेडॉन वायु में नहीं पाई जाती है। रेडॉन आपकी दोस्तों एक मिट्टी में पाई जाने वाली जो है गैस है। और मैं आपको बता दोस्तों, ऑर्गन हुआ, जीनोन, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन और आपकी दोस्तों रेडॉन, ये सभी दोस्तों अक्रिय गैसें हैं।
ये आपको याद होना चाहिए, अक्रिय गैसें हैं। और रेडॉन जो है दोस्तों भूतल पर पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस है, ये आपको याद रखना है। और वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस ऑर्गन, और पृथ्वी तल पर दोस्तों सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस है दोस्तों आपकी रेडॉन, जो कि मिट्टी में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं एक एक करके, और आप नोट करते चलिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो वायु प्रदूषक, जैसे कि पहला है आपका दोस्तों CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। CO की फुल फॉर्म है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैस है दोस्तों और बहुत ज़्यादा जहरीली गैस है। तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यह रंगहीन और एक गंधहीन गैस है, और वायु प्रदूषकों में 50% यही जो है दोस्तों गैस हिस्सेदार है। कौन सी दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि दोस्तों देखिए अपूर्ण, यानी कोई हम वस्तु जलाते हैं तो अगर उसका पूरा दहन नहीं होता, अगर वो पूरी नहीं जलती है, तो उसे कहते हैं दोस्तों अपूर्ण दहन। और अपूर्ण दहन की वजह से ही दोस्तों हमारे वायुमंडल में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है दोस्तों वो उत्पन्न होती है। जैसे वाहनों से निकलने वाला जो धुआं होता है दोस्तों, उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा जहरीली होती है। और जैसे कि दोस्तों जीवाश्म ईंधन, वाहन और उद्योग, सिगरेट का धुआं आदि से निर्मित ये गैस है। और हीमोग्लोबिन पर प्रभाव, अर्थात हीमोग्लोबिन के साथ रुधिर में घुलकर ऑक्सीजन यानी दोस्तों श्वास को प्रभावित कर मृत्यु की स्थिति पैदा करती है दोस्तों। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कितना जहरीला गैस है दोस्तों ये। अब चलिए दोस्तों अगली गैस को हम पढ़ते हैं। एक है दोस्तों आपकी CO2 यानी दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कैसे निर्मित होती है दोस्तों? ऊर्जा क्षेत्र, परिवहन, जीवाश्म ईंधन आदि के दहन से निर्मित होती है दोस्तों। दहन का मतलब है दोस्तों जलना, उनके जलने से होती है। और वैश्विक तापमान में वृद्धि यानी दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव जिसे हम कहते हैं, उसके लिए ये दोस्तों उत्तरदायी गैस है। यानी ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस पाई जाती है? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको याद रखना है। हालांकि और भी गैसें हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। और बता दूं दोस्तों, वर्तमान में CO2 का सांद्रण 400 ppm CO2 है, यानी 400, ये आपका रखना है याद आपको कि 400 ppm CO2 जो है इसका सांद्रण है। और औद्योगिक क्रांति का पूर्व, और औद्योगिक क्रांति जब हुई थी उससे पहले इसका कितना था दोस्तों? 280 ppm। तो दोस्तों ये मैंने आपके लिए बताया कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बात करते हैं दोस्तों, चलिए मीथेन के बारे में, जो कि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। और मीथेन का फॉर्मूला होता है दोस्तों CH4, जो कि आप देख सकते हैं। यानी दोस्तों हाइड्रोजन एकल बंध के द्वारा दोस्तों कार्बन से जुड़े हुए होते हैं चारों ओर। और ये दोस्तों एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। आपसे पूछा जाता है कि एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन है? तो मीथेन। तो देखिए दोस्तों लैंडफिल यानी दोस्तों भूमि जो होती है ना, भूमि में गड्ढे होते हैं, जैसे कि कुएं होते हैं, उनसे तेल और प्राकृतिक गैस, गैस प्रणाली, कृषि गतिविधियाँ, कोयला खनन, दहन आदि के अपशिष्ट से ये निर्मित होती है। धान के खेतों में भी दोस्तों मीथेन गैस पाई जाती है। सीवेज होते हैं उनमें भी दोस्तों मीथेन गैस पाई जाती है। आपका दोस्तों गटर जो होते हैं उनमें भी मीथेन गैस उत्पन्न होती है। और कुएँ जो होते हैं उनमें भी दोस्तों मीथेन गैस उत्पन्न होती है, जिन्हें हम दोस्तों लैंडफिल का मतलब है दोस्तों जो चीज़ें, जैसे कुआँ हुआ, पुराना जो कुआँ होता है उनमें गैसें बन जाती हैं, वो हुआ, कोई सीवेज हुआ, कोई गटर हुआ, ये दोस्तों लैंडफिल के नाम से जाने जाते हैं। तो उनमें भी दोस्तों मीथेन गैस पाई जाती है। और आपको बता दोस्तों एंट्रिक फर्मेंटेशन के कारण गाय के जुगाली करने पर भी जो है दोस्तों इसका निर्माण होता है। यानी जो पशु जो दोस्तों आपने देखा होगा, जैसे गाय, भैंस, बकरी जो भी हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं, जैसे यदि मान लिए इन्होंने चारा खा लिया, चारा खाने के बाद दोस्तों कभी आपने देखा होगा ये मुँह चलाते रहते हैं अपना, उसे कहते हैं दोस्तों जुगाली करना। और मुँह चलाने के वक्त जो झाग बनता है ना दोस्तों, उसमें मीथेन गैस ये निकालते हैं। तो आपको याद रखना है जितने भी जुगाली करने वाले जानवर हैं वो सभी मीथेन गैस निकालते हैं। और ग्रीन हाउस गैस में, ग्रीन हाउस जो प्रभाव है उसमें दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड आपको याद रखनी है, और मीथेन भी आपको याद रखना है। ये भी दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के लिए उत्तरदायी है।
अगली गैस है दोस्तों CFC, ये चौथी गैस है दोस्तों, यहाँ पर गलत लिख चुका है, वो तीसरी है। चौथी गैस है दोस्तों CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC की फुल फॉर्म है। आपसे पूछा जाता है तो आप लिखते चलना दोस्तों, जो जो चीज़ें मैं आपके लिए बता रहा हूँ। और देखिए दोस्तों CFC जो है रेफ्रिजरेटर, एयरसॉल, फोम, एनो एनोलवेंट आदि से उत्पन्न होती है और परावैंगिक किरणों द्वारा ओजोन क्षय में वृद्धि करती है। यानी दोस्तों आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो CFC जो आपकी गैस है, एक तो ये आपके जो प्रतिशीतक होते हैं ना, जैसे कि दोस्तों AC हुआ, फ्रीज हुआ जिसे रेफ्रिजरेटर कहते हैं, एयरसॉल हुआ, इन सभी में दोस्तों CFC गैस निकलती है। और ये जो गैस क्या करती है दोस्तों, पराबैंगनी जो किरणें होती हैं ना, जो सूर्य के प्रकाश से निकलती हैं दोस्तों, उनको अपनी तरफ अवशोषित करती हैं। इसमें जो CFC का मतलब है सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें दोस्तों क्लोरीन गैस, जो कि उनका अवशोषण करती है, उनकी गति को तेज कर देती है, जिससे क्या होता है दोस्तों, ओजोन परत जो है दोस्तों उसका क्षय होने लगता है, उसका क्षरण होने लगता है, और उसी को कहते हैं ओजोन क्षय में वृद्धि, यानी ओजोन का टूटना। तो CFC किसके लिए जिम्मेदार है दोस्तों, ओजोन के क्षय के लिए, जो कि आपकी रेफ्रिजरेटर, एयरसोल, फोम और सॉल्वेंट इन सभी में पाई जाती है। आगे बात करते हैं दोस्तों, चलिए अम्ल वर्षा, ये भी एक दोस्तों जहरीला पदार्थ ही है अम्ल वर्षा। तो देखिए दोस्तों, अम्ल वर्षा का निर्माण किस प्रकार होता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों आपका ये पॉइंट, और ये आपको याद रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और O2 के ऑक्सीजन से दोस्तों ऑक्सीजन की जब हम क्रिया कराते हैं, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जब हम क्रिया कराते हैं तो क्या निर्मित होता है दोस्तों, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, और ये भी दोस्तों सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ये भी अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। और जब इसी सल्फर ट्राइऑक्साइड की क्रिया जब हम दोस्तों जल से कराते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, जो कि इसके लिए अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल की जब हम क्रिया कराते हैं तो दोस्तों HNO3 यानी दोस्तों नाइट्रिक एसिड बनता है, जो दोस्तों आपकी अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। तो ये आपको याद रखने हैं, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। देखिए ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं ओजोन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। ये है वायु प्रदूषक है, ओजोन जो है दोस्तों वायु प्रदूषक है। चलिए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, ओजोन ये है वायु प्रदूषक है, यानी ओजोन जो है दोस्तों वायु प्रदूषक है, ये आपको पता ही है। वाहन व उद्योगों से प्राप्त होती है। ओजोन है दोस्तों O3, यानी दोस्तों ये जो है ऑक्सीजन का अपर रूप है ओजोन गैस। तो ये वायु प्रदूषक होती है, वाहन और उद्योगों से प्राप्त होती है, आँखों व त्वचा पर विषाक्त प्रभाव डालती है, यानी आँखें जो होती हैं हमारी और त्वचा जो होती है उस पर दोस्तों जहरीला प्रभाव डालती है। प्रतिरोध क्षमता में कमी करती है। यह फोम यानी दोस्तों कोहरा और स्मोक यानी धुआं से मिलकर बना शब्द है, जिसका मुख्य घटक दोस्तों धरातलीय ओजोन यानी O3 है। यानी दोस्तों कोहरा जो होता है वो, स्मोक, ये जो है दोस्तों इन दोनों में ही दोस्तों O2 यानी ओजोन जो है गैस पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह है समताप मंडल में लाभकारी तथा क्षोभ मंडल में हानिकारक होती है। समताप मंडल जो होता है दोस्तों, जिसमें समताप मंडल में आपको बता दूं, जैसे कि हमारे जो जहाज हैं, जहाज जो हेलीकॉप्टर होते हैं ना दोस्तों, वो समताप मंडल में ही उड़ते हैं। तो समताप मंडल में लाभकारी होती है, लेकिन क्षोभ मंडल में यह हानिकारक होती है। इसके बारे में आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे और देखते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा, अब ये क्या होता है दोस्तों, इसका निर्माण कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका निर्माण नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक पदार्थों की सूर्य की रोशनी में उपस्थिति के अंतः क्रिया से होता है। किसका दोस्तों, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा जो है दोस्तों, इसका निर्माण नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक पदार्थों की सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में अंतः क्रिया से होता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों, धूल कणों से होने वाले रोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों।
और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें। तो देखिए जो धूल के कणों से होने वाले जो कौन कौन से रोग हैं वो हम सारे इसमें देखने वाले हैं। पहला है दोस्तों सिलिकोसिस। हवा में सिलिका के की मात्रा जब बढ़ जाए तो दोस्तों हमें सिलिकोसिस रोग होता है। एक है दोस्तों ब्लैक लंग डिजीज, यानी दोस्तों काला फेफड़ा रोग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं काला फेफड़ा रोग, और इंग्लिश में बोलें तो ब्लैक लंग डिजीज, जिसे दोस्तों एंथ्रोकोसिस के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है दोस्तों, हवा में कोयले के कण के कारण दोस्तों ये होता है। यानी हवा में अगर कोयले की धूल जो है, कोयले के कण जो हैं ज़्यादा हो जाए तो ब्लैक लंग डिजीज जो है दोस्तों हो जाता है। अब है दोस्तों कृषक फुफ्फुस, अनाज की तो धूल होती है ना दोस्तों, उससे होता है। और दोस्तों बेयासोसिस, ये दोस्तों गन्ने की धूल से होता है। और बिसिनोसिस, ये दोस्तों आपका कपास की धूल से होता है। तो ये सारे रोग आपको याद रखने हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक होता है दोस्तों आपका देखिए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो वायु की जो गुणवत्ता होती है ना, उसके बारे में जांच की जाती है। तो देखिए दोस्तों इसका शुभारंभ जो है, यानी कि इसका प्रारंभ जो है कब किया गया था, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का 6 अप्रैल 2015 को। और यह जो है दोस्तों देखिए 8 मापदंड जो हैं उन पर कार्य करता है। इसे मापने के दोस्तों 8 जो हैं कारण होते हैं जिनके आधार पर इन्हें मापा जाता है। और वे कौन कौन से हैं दोस्तों 8? एक तो PM10, PM2.5, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक ओजोन, एक अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, एक यानी दोस्तों लेड, यानी जो कि सीसा होता है। और दोस्तों ये जितने भी हैं ना आपके, ये सारे के सारे प्रदूषक होते हैं और इन्हीं की मात्रा देखी जाती है कि वायु में कितनी इनकी मात्रा है। अगर मात्रा ज़्यादा हुई तो वायु प्रदूषक, और कम हुई तो वायु प्रदूषक है ही नहीं। तो इन्हीं की जो है जो दोस्तों जांच की जाती है, इन्हीं की गुणवत्ता निकाली जाती है कि वायु में की कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा कितनी है, ओजोन की कितनी है, अमोनिया की कितनी है, PM10 की कितनी है। तो इस प्रकार से इनकी जाँच की जाती है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम इन्हें देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यह 6 श्रेणियों में जो है विभाजित किया जाता है, नहीं जो है दोस्तों इसे बांटा गया है 6 श्रेणियों में। कैसे दोस्तों, ये आपका जो ये वायु गुणवत्ता सूचकांक है, माना कि इसे 8 श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे ये आपके लिए मैंने बताई दी है। लेकिन इन्हें भी दोस्तों 6 श्रेणियों में बांटा गया है। यानी दोस्तों 6 श्रेणियों मतलब देखिए गुणवत्ता के आधार पर 6 श्रेणियों में कि कितनी गुणवत्ता हो, जिससे कि वो वायुमंडल के लिए हमारे लिए दोस्तों अच्छा हो। और इससे ज़्यादा गुणवत्ता हुई तो दोस्तों हमारे लिए हानिकारक है। तो देखिए दोस्तों जैसे 6 श्रेणी में अगर 0 से 50% हो तो अच्छा है, 51 से 100 हो तो मॉडरेट यानी दोस्तों टफ है बहुत ज़्यादा, 101 से 200 के बीच में हो तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है दोस्तों, 201 से 300 के बीच में हो तो अनहेल्थी होता है दोस्तों, और 301 से 400 के बीच में होता है तो दोस्तों सीवर यानी दोस्तों भयंकर बीमारियां जो होती हैं उनके लिए जिम्मेदार है। और 401 से 500 के बीच में हो तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो इनमें जो स्टार लग रहा है ना दोस्तों, ये आपको खासकर याद रखने हैं। देखिए मॉडरेट वाला ज़रूर याद रखना दोस्तों, मध्यम वर्ग का। तो ये आपको याद रखने हैं जो कि पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं दोस्तों। अब चलिए दोस्तों इन्हें एक एक करके हम समझते हैं। और दोस्तों एक होता है आपका राष्ट्रीय व्यापक वायु गुणवत्ता सूचकांक व मापदंड। तो देखिए दोस्तों इसे नवंबर 2009 में संशोधित किया गया और इसमें 12 प्रदूषक जोड़े गए थे। पहले 8 थे दोस्तों, 12 और जोड़ दिए गए तो टोटल कितने हुए दोस्तों। एक तो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के जो मैंने आपके लिए बताए थे दोस्तों 8, और इसमें 4 और जोड़े गए। एक तो आपका बेंजीन जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों C6H6। दोस्तों बेंजीन का फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, C6H6। एक होता है दोस्तों आपका आर्सेनिक जिसे AS से दर्शाया जाता है। एक होता है दोस्तों आपका निकेल जिसे Na से दर्शाया जाता है। एक होता है दोस्तों बेंजोपायरिन जो कि दोस्तों BAP के नाम से BAP से दर्शाया जाता है, बेंजोपायरिन। तो ये दोस्तों आपके जो बाद में जोड़े गए थे 8 के बाद में 4 और जो है दोस्तों मापदंड जोड़े गए थे, इनके आधार पर भी दोस्तों इनकी भी जो है गुणवत्ता वायु में देखी जाती है। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है दोस्तों।
और दोस्तों वीडियो किस भाई को अच्छी लग रही है वो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें। और अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, और देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपकी ये क्लासें खत्म होती है, आज आपका लास्ट टॉपिक है दोस्तों वायु प्रदूषण बेसिक साइंस का। फिर उसके बाद दोस्तों आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है दोस्तों वो स्टार्ट होने वाली है। और जैसे ही इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टार्ट होती है, आपकी प्रीवियस ईयर क्लासें जो हैं वो भी आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो आपका सिलेबस है, जो आपकी 50 नंबर का जो टॉपिक है आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, कंप्लीट की गारंटी मेरी है दोस्तों, लेकिन कंप्लीट तैयारी करने की गारंटी किसकी है? आपकी। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपका साथ दूंगा, आप मेरा साथ देना। अब चलिए आगे देखते हैं। एक होता है दोस्तों जल प्रदूषण। जल से भी दोस्तों प्रदूषण होता है, तो ठीक है इसे भी हम देखते हैं। तो जल में प्रदूषकों की क्षमता अधिक होने पर जल प्रदूषक हो जाता है। यानी जल में जब प्रदूषकों की क्षमता ज़्यादा हो जाए, यानी कि उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाए, तो जल क्या होता है दोस्तों? प्रदूषक होता है। और ये इसके स्रोत हैं दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक तो बिंदु स्रोत प्रदूषक, एक अबिंदु स्रोत प्रदूषक। बिंदु स्रोत प्रदूषक क्या होते हैं दोस्तों? निश्चित स्रोत ज्ञात रहता है, यानी फिक्स होता है कि दोस्तों ये इस स्रोत से जो है मान लीजिए जल जो है प्रदूषित हुआ है। जैसे दोस्तों सीवेज होते हैं, नगर पालिका होते हैं और 2 इकाई क्षेत्र होते हैं, ये फिक्स हैं दोस्तों। इनसे ही जो है दोस्तों जल प्रदूषित होता है, तो इसे कहते हैं दोस्तों बिंदु स्रोत प्रदूषक। अब ये अबिंदु स्रोत प्रदूषक क्या होता है दोस्तों? इनके अलावा किसी अन्य से जो है जल में प्रदूषण हो तो वो होता है दोस्तों अबिंदु स्रोत प्रदूषक। जैसे यह एक विघटन क्षेत्र से आता है, इसे नियंत्रित करना कठिन होता है, यह बिंदु स्रोत के विपरीत जो है होता है। यानी दोस्तों इनके अलावा अन्य जो पदार्थ होते हैं जल को प्रदूषित करते हैं, उनसे ये दोस्तों प्रदूषित होता है, और ये दोस्तों बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए एक आगे हम देखते हैं। एक होता है दोस्तों घुलित ऑक्सीजन, यानी दोस्तों अगर घुलित ऑक्सीजन जो हो दोस्तों, यह भी बहुत ज़्यादा जो है दोस्तों हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। जैसे कि हम समझते हैं श्वसन हेतु जल में घुलित ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा, हमें आवश्यक मात्रा की जो है दोस्तों आवश्यक जो मात्रा होती है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब होता क्या है दोस्तों, जब जल घुलित ऑक्सीजन की मात्रा जल में 8 mg प्रति लीटर से कम हो तो यह जल प्रदूषित होता है। ऐसा ना समझें कि दोस्तों जल में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, ऑक्सीजन का भी मतलब होता है दोस्तों, ऑक्सीजन भी हमारे लिए प्रदूषित हो सकती है अगर इसकी मात्रा जल में प्रति लीटर 8 मिलीग्राम से कम हो तो ऑक्सीजन जो है जल जो है हमारे लिए दोस्तों प्रदूषित हो सकता है। और जल घुलित ऑक्सीजन की मात्रा जल में 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से भी कम हो तो अत्यधिक प्रदूषित होता है। अगर इतना हो दोस्तों, यहाँ तक पहुँच जाए 8 मिलीग्राम प्रति लीटर, तो आपका प्रदूषित होता है, और इससे भी कम हो जाए तो बहुत ज़्यादा अधिक प्रदूषित जल जो है होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ना समझे हमारे लिए ऑक्सीजन कभी नुकसान ही नहीं करती, जल जो है नुकसान ही नहीं करता, पानी जो है नुकसान ही नहीं करता, ये भी नुकसान करता है, ये भी हमारे लिए प्रदूषक का कार्य करता है। तो आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं। एक होता है दोस्तों आपका जैविक ऑक्सीजन मांग। अब ऑक्सीजन जैविक ऑक्सीजन मांग क्या है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म है एक तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD। ये BOD है दोस्तों, जिसका मतलब है दोस्तों बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी जैविक ऑक्सीजन मांग। अब ये है क्या दोस्तों? देखिए, जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव अपघटन हेतु आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को जैविक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव अपघटन हेतु आवश्यक जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उस मात्रा को जैविक ऑक्सीजन के नाम से जाना जाता है, जैविक ऑक्सीजन मांग के नाम से जाना जाता है।
इसके उच्च होने पर घुलित ऑक्सीजन सदा निम्न होती है और लंबी प्रक्रिया होने पर जैविक ऑक्सीजन मांग का प्रयोग प्रदूषक मापने में नहीं होता है। तो ये होती है दोस्तों आपकी जैविक ऑक्सीजन मांग। अब एक होती है दोस्तों रासायनिक ऑक्सीजन मांग। ये क्या है दोस्तों, यानी COD, यानी दोस्तों केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या है दोस्तों, जल में उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण हेतु आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। यह दोस्तों प्रदूषण मापने का बेहतर विकल्प है। ये सबसे बेस्ट जो है विकल्प है दोस्तों प्रदूषण मापने का, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये दोनों चीज़ें आपके लिए अच्छी तरह समझ, जो अब तक मैंने आपके लिए पढ़ा है वो अच्छा और बेहतर आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आगे। देखिए, एक होता है दोस्तों सर्वाधिक संभाव्य संख्या, यानी MPN, यानी दोस्तों मोस्ट मूवेबल नंबर, यानी दोस्तों सर्वाधिक संभाव्य संख्या। ये क्या होता है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसके बारे में हम समझते हैं कि कोई अपशिष्ट है, तो अपशिष्ट युक्त जल में ई कोलाई की अधिक मात्रा पाई जाती है। यानी दोस्तों जल जो है दोस्तों, इसमें किसी भी जीवाणु की जो हमारे लिए हानिकारक है और उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो होती है दोस्तों सर्वाधिक संभाव्य संख्या। जैसे ई कोलाइयों की मात्रा ज़्यादा हो जाना। सर्वाधिक संभाव्य संख्या जल मल के प्रदूषक का अच्छा मापक है। जैसे अन्य जो जहरीली गैसें हैं जो पानी मिल जाती हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाना, उन्हें मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रदूषित जल में उच्च MPN पाया जाता है। वो तो है ही दोस्तों, अगर प्रदूषित जल होगा तो MPN तो जो उच्च पाई जाएगा, नहीं सर्वाधिक संभाव्य संख्या तो पाई जाएगी। यानी उनकी जो प्रदूषक करने वाले जो कारक हैं, जो जीवाणु हैं, जो वायरल हैं, जो वायरस हैं, वो तो हम उसमें मात्रा बढ़ेगी ही दोस्तों, तभी तो वो प्रदूषित होगा। तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। एक होता है दोस्तों आपका ध्वनि प्रदूषक। अब ध्वनि प्रदूषण क्या होता है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं ध्वनि प्रदूषण। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 में असहनीय ध्वनि को दोस्तों प्रदूषक का ही अंग माना है। यानी ध्वनि प्रदूषण जो है दोस्तों जो कि असहनीय हो, उसे दोस्तों वायु प्रदूषण का ही अंग माना है। और इसे दोस्तों डेसिबल में मापते हैं। और इसका आविष्कार दोस्तों डेसिबल का किसने किया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने दोस्तों डेसिबल का आविष्कार किया था। जैसे दोस्तों स्रोत होते हैं, जैसे आपका श्वसन, ये स्रोत है दोस्तों, ये आपका ध्वनि स्तर है, ये स्रोत है, ये ध्वनि स्तर है। यानी दोस्तों किस स्रोत के लिए कितनी ध्वनि जो है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है दोस्तों मान्य की है, जो कि हमारे लिए अच्छी हो। अगर इससे ज़्यादा हो तो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो चलिए इन्हें हम एक एक करके आगे समझते हैं। आगे मैंने दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्रोत, ध्वनि स्तर, स्रोत, ध्वनि स्तर। तो देखिए दोस्तों श्वास की जो ध्वनि होती है दोस्तों वो होती है 10 डेसिबल। पत्तियों की सरसराहट होती है वो भी 10 डेसिबल। फुसफुसाहट की दोस्तों 20 से 30 डेसिबल। पुस्तकालय में जो ध्वनि होती हैं दोस्तों वो होती है 40 डेसिबल। और शांत भोजनालय में 50 डेसिबल। सामान्य वार्तालाप दोस्तों 50 से 60 डेसिबल। और तेज़ वर्षा की जो होती है दोस्तों ये भी 50 से 60 ही होती है। और घरेलू बहस जो होती है दोस्तों, घर में जो बहस होती है वो भी दोस्तों आपकी 50 से 60 डेसिबल के बीच होती है। अब दोस्तों देखिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, जिन जिन पर स्टार लगा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखनी है। जैसे इधर भी लगा हुआ है दोस्तों, तो ये जो है आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ज़्यादातर यही पूछी जाती हैं आपसे, केवल जिन पर स्टार लगा हुआ है उन्हें आप याद रख लेना बस। जैसे दोस्तों वाहन या घरेलू मशीनें जो होती हैं उनमें 90 डेसिबल का दोस्तों ध्वनि स्तर होता है। बस में दोस्तों 85 से 90। रेल की सीटी में दोस्तों 110 डेसिबल। तेज स्टीरियो में जो है दोस्तों 100 से 115। ध्वनि विस्तारक में दोस्तों 150 डेसिबल। और सायरन जो होता है दोस्तों उनमें 150 डेसिबल का होता है। और वायुयान में दोस्तों 120 से 140 डेसिबल। रॉकेट इंजन जो होते हैं दोस्तों वो किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, 180 से 195 डेसिबल। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं। और जिन पर स्टार लगा हुआ है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो तो आपको याद रखने ही है। अब चलते हैं दोस्तों आगे। देखिए ध्वनि प्रदूषक के मानक वायु अधिनियम 1981 के तहत 1 अप्रैल 1988 को ध्वनि प्रदूषक को वायु प्रदूषक के अंतर्गत रखा गया था।
कब दोस्तों? 1 अप्रैल 1988 को। किस अधिनियम के तहत दोस्तों? मानक वायु अधिनियम 1981 के तहत। एक होता है दोस्तों पर्यावरण सुरक्षा नियम 1986, जो कि दोस्तों परीक्षा सुरक्षा नियम 1986 के नियम 3 के तहत भारतीय मानक संस्थान यानी दोस्तों ISI में ध्वनि प्रदूषक के लिए कुछ महत्वपूर्ण आधारभूत मानक निर्धारित किए गए हैं। तो मानक ही हम आगे दोस्तों देखने वाले हैं कि कौन कौन से मानक हैं दोस्तों। देखिए, एक तो होता है क्षेत्रीय श्रेणी का, एक होता है दोस्तों दिन के समय, एक होता है दोस्तों रात के समय। ये मानक जो है दोस्तों, एक होता है दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र मानक, एक व्यावसायिक का, एक निवास क्षेत्र का, एक शांति जोन का। तो देखिए दोस्तों, दिन के समय जो होता है दोस्तों ध्वनि, जो हमारे लिए मतलब एक तरह से मैं आपको मानूँ दोस्तों, मतलब अनुकूल है हमारे लिए। तो औद्योगिक क्षेत्र की 275 डेसीबल, और व्यवसायिक क्षेत्र की 265 डेसीबल, और निवास क्षेत्र की दोस्तों दिन के समय है दोस्तों ये, और निवास क्षेत्र की 255 डेसीबल, और शांति जोन की 250 डेसीबल। ये हमारे लिए अनुकूल है। तो दोस्तों 10-10-5 इतना अंतर है आपका। 75 से 65 10 का अंतर, 65 से 55 10 का अंतर, और 55 से 50 5 का अंतर। इसी प्रकार दोस्तों रात के समय अगर आपसे पूछा जाए तो आपके लिए कितना है दोस्तों? 70 डेसीबल, और औद्योगिक क्षेत्र में और व्यावसायिक क्षेत्र में 55 डेसीबल, निवास क्षेत्र में 245, और शांति जोन में दोस्तों 40 डेसीबल। इसमें दोस्तों कितना है अंतर? पहले 15 है, फिर 10 है, फिर 5 है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ये दोस्तों रात के समय है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों नोट्स बनाते चलिए, फिर बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, चलिए। ग्रीन हाउस प्रभाव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तक का जो ये टॉपिक मैंने आपके लिए पढ़ा है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका ये डेसिबल वाला टॉपिक, और एक ये ग्रीन हाउस वाला प्रभाव। हालांकि सारा टॉपिक कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन इन पर आपको विशेष कर ध्यान देना है। तो बात करते हैं दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव की। मुख्य ग्रीन हाउस गैसें जिनकी सांद्रता बढ़ रही है वह कौन कौन सी हैं दोस्तों? एक तो CO2, एक CH4 यानी मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक HCFC, एक HFC, निचले वातावरण में ओजोन ये आपको याद रखनी है। ये कुछ गैसें हैं जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। और नोट में आपको याद रखना है दोस्तों, कभी भी मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक गैस कौन कौन सी हैं दोस्तों? देखिए, मोनो एटॉमिक हैं, एक तो आपकी हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, जीनोन, क्रिप्टॉन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। और डाई एटॉमिक जैसे ऑक्सीजन, H2N2 यानी दोस्तों नाइट्रोजन, ऑक्सीजन यानी दोस्तों O2 यानी दोस्तों ऑक्सीजन, H2 यानी दोस्तों हाइड्रोजन। एक ट्राई एटॉमिक है। ये ट्राई एटॉमिक कौन कौन सी हैं दोस्तों? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, CH4N2O, ये दोस्तों ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ट्राई एटॉमिक हमेशा ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो है दोस्तों जिम्मेदार होती हैं। ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन, यानी दोस्तों हमारे पर्यावरण के लिए जो जो सम्मेलन हुए उन्हें हम देख लेते हैं एक बार। पहला है दोस्तों मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जो कि पहली बार हुआ था दोस्तों 5 से 16 जून तक चला था, और 1972 में ये हुआ था। और कहाँ हुआ था दोस्तों? स्टॉकहोम, स्वीडन में। एक हुआ था दोस्तों पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ये 2 हुए थे, और दोनों ही पहली बार कब हुए थे दोस्तों? 14 जून 1992 को। और स्थान था दोस्तों आपका रियो डी जेनेरियो, यानी दोस्तों ब्राज़ील में ये हुआ था। और इसे दोस्तों रियो शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं 179 देशों ने भाग लिया था। ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक होता है दोस्तों एजेंडा 21। तो 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने एजेंडा 21 को अपनाया। कब दोस्तों? 1992 में, जो सतत विकास के लिए एक अभूतपूर्व वैश्विक कार्य की योजना थी। तो आपको खाली याद रखना है दोस्तों, पृथ्वी शिखर सम्मेलन ने एजेंडा 21 को कब अपनाया? 1992 में।
एक है दोस्तों रियो 10। तो एजेंडा 21 का पूर्ण क्रियान्वयन एजेंडा के आगे क्रियान्वयन करने के लिए यह कार्यक्रम जो है दोस्तों, और रियो सिद्धांतों के कारण जो है दोस्तों इसका निर्माण किया गया। यानी दोस्तों आगे हम इसके बारे में देखते हैं। चलिए रियो 10 ये रहा दोस्तों, पूर्ण रूप में हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एजेंडा 21 का पूर्ण क्रियान्वयन एजेंडा के आगे क्रियान्वयन के लिए कार्यक्रम और रियो सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्धताओं के संबंध में 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 तक जोहान्सबर्ग यानी दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका में आयोजित सतत विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन में दृढ़ता से पुनः पुष्टि की गई थी। और यही दोस्तों जो है आपका रियो 10 कहलाया। इसी प्रकार दोस्तों एक है आपका रियो 20। तो 20 से 22 जून 2012 को ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो में यह आयोजित किया गया था। कौन सा दोस्तों? रियो 20। तो एक एक आपको याद रखना है दोस्तों। अब चलिए आगे देखते हैं। एक है दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी आपके आयोजन हुए हैं दोस्तों, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो देखिए दोस्तों 16 सितंबर 1987 को इसकी सहमति की गई और 1 जनवरी 1989 को यह दोस्तों लागू हुआ। इसके प्रभावी होने के बाद CFC फ्रेज आउट प्रबंधन योजना लागू की गई। यानी दोस्तों CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है इसे रोकने की जो है दोस्तों योजना प्रारंभ की गई। और दोस्तों इसके द्वारा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन खपत जो है और उत्पादन जो है स्थिर करने के लिए 2013 में विकासशील देशों के लिए सहमति हुई और इस चरण को दोस्तों CFC चरण आउट प्रबंधन योजना कहा गया था। तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक है दोस्तों किगली संशोधन। ये किगली संशोधन क्या है दोस्तों? 1 जनवरी 2019 को, देखिए दोस्तों 1 जनवरी 2019 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगली संशोधन लागू हुआ, जिसमें अगले 30 वर्षों में CFC के उपयोग को 80% से अधिक कम करने का वादा किया गया था। यही दोस्तों किगली संशोधन कहलाया। मोंटो प्रोटोकॉल तो मैंने आपके लिए बताया। एक है दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल। तो देखिए दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई? 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो प्रोटोकॉल में यह अपनाया गया था और 2008 से 12 की अवधि से 1990 के स्तर मुकाबले ऑक्सीजन 5% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का इसमें लक्ष्य रखा गया था। किसमें दोस्तों? क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस प्रभाव को 5% तक कम करने का इसमें लक्ष्य रखा गया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, और दोस्तों मैं आपको बता दूं, और इसे ही दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में कहा गया है कि 16 फरवरी 2005 को यह लागू किया गया था। 192 पार्टियां इसमें शामिल थी, यानी 192 देश इसमें शामिल थे और दिसंबर 2012 में कनाडा इससे अलग हो गया था। किससे दोस्तों? क्योटो प्रोटोकॉल से। अब एक हुआ था दोस्तों आपका आर्द्रभूमियों पर रामसर सम्मेलन। तो देखिए दोस्तों इसे दोस्तों वेटलैंड कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है और 1971 में ईरान में यह हस्ताक्षरित किया गया था। तो ये था दोस्तों जो मैंने आपके लिए सारी चीज़ें वायु प्रदूषण से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हानिकारक हैं, जितनी भी गैस हैं, जो भी पदार्थ हैं वो हानिकारक हैं और इस प्रदूषण को रोकने के लिए जो भी उपाय किए गए थे, जो भी सम्मेलन किए गए थे, वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए बता चुका हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारी वीडियो समाप्त होती है और ये लास्ट टॉपिक था दोस्तों बेसिक साइंस का। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है, कमेंट करना है। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और कल से दोस्तों आपका जो है बेसिक्स जो कि आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो स्टार्ट होने वाला है, तो कल के लिए आप तैयार रहना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।